गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आज हम करेंगे, हम गॉस थ्योरम को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। उसकी मैक्सिमम एप्लीकेशन जितनी पॉसिबल होंगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो गॉस थ्योरम डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपने पास आती है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया को हम स्केलर भी ले सकते हैं क्वांटिटी को, और इसको हम वेक्टर भी ले सकते हैं। जब हम सरफेस एरिया को स्केलर लेते हैं तो उस मूवमेंट पे इसके सिर्फ यूनिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं अपने पास? एसआई यूनिट्स मीटर्स के, ठीक है। और जब वेक्टर होता है तो इसके अपने पास डायरेक्शन भी होगी और साथ में अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होगा। जैसे अपने पास एक एरिया, अगर इस एरिया का हमने एरिया देखना है तो ये क्या होगा अपने पास? स्केलर क्वांटिटी। एंड जब इसको मैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका एन कैप लेना पड़ेगा। एन कैप क्या होता है? इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो अपने पास अगर ये एरिया है, ठीक है, अगर इस एरिया को स्केलर लेना है, इस पर्टिकुलर एरिया को, तो इसके तो बस अपने पास क्या होगा? वैल्यू होगी जो कोई। अदरवाइज अगर इसको वेक्टर लेना है तो उसके पास क्या लेना पड़ेगा? एन कैप। एन कैप कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको हमने वेक्टर में लेना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर साइन। तो वो कैसे बनेगा? ds इंटू एन कैप। तो ये अपने पास क्या बन जाता है? दिस इज एरिया वेक्टर। सिंपल, क्लियर। उसके बाद एक टर्म आती है अपने पास गॉस सरफेस। प्रॉपरली बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, ठीक है। इमेजिनरी सरफेस होती है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम एक कोई पॉइंट सोर्स लेते हैं, जैसे हम चार्ज लेंगे पॉइंट, या उसको एक बल्ब लेते हैं, तो उसको अगर एक्सपेंड करेंगे, बबल को एक्सपेंड करेंगे, तो वो क्या बनेगा? ऐसे शेप बनेगा। तो ये पर्टिकुलर शेप क्या होगी? 2D में सर्कल, 3D में स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप क्या होगी अपने पास? गॉसियन सरफेस होगी। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये किसके लिए? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल। और उसके बाद अगर अपने पास लाइन सोर्स हो चार्ज का, जैसे अपने पास ट्यूबलाइट होती है, अगर हम ट्यूबलाइट को एक्सपैंड करते हैं तो उसकी शेप क्या बनती है? तो उसकी शेप बन जाती है अपने पास सिलेंड्रिकल, ठीक है। अगर हम ट्यूब को देखते हैं तो गॉसियन सरफेस ये भी है स्फेरिकल और साथ में ये भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का अपने पास सोर्स है उस अकॉर्डिंग अपनी गॉसियन सरफेस होती है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में हो सकती है, गॉसियन सरफेस किसी भी एरिया टाइप में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा किस टाइप का अपने पास चार्ज है। दिस इज पॉइंट चार्ज, दिस इज लाइन चार्ज। ऑलरेडी ये चीजें पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं सो दैट हम इसको यूज कर सकें। एक नोट कर लो एक बार आप। और सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो बस आप। तो एक टर्म बनती है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं सोच रहा था गॉस थ्योरम डिस्कस कर देते हैं, तो गॉस थ्योरम डिस्कस करने से पहले बेसिक टर्म्स भी जरूरी है, ठीक है। तो एक आ जाती है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल होता है फाई, पैर में होता है ई क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से, लेट्स से एरिया से करके इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये अपने को क्या टर्म देगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली ये इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ई डॉट ds, जो अपने को बुक वाली स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई डॉट ds। और साथ में क्या होता है अपने पास? दिस इज कॉल्ड, अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या बनता है? ई ds cos थीटा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? अभी यहाँ पे ds क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर होगा, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप। कौन से वाली? ये वाली। तो अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है, लेट्स से एन कैप भी ऐसे है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? 0। याद रखना है जो सरफेस एरिया की एन कैप होता है वो क्या होता है? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैथमेटिकली अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? दैट वुड बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। और उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर चीज का हम यूनिट्स देखते हैं तो यूनिट्स क्या बनेंगे अपने पास, फील्ड के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। सिंपल, एक तो अपने पास ये यूनिट हो गए, दूसरी यूनिट्स क्या हो सकते हैं अपने पास, वोल्टेज की टर्म में ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, आर्टिकल भी किया था लेंथी वाला, तो इसके यूनिट्स क्या है, वोल्ट पर मीटर, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं और करके लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपने पास यूनिट्स क्या है, वोल्ट पर मीटर, एरिया के मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बन गया, वोल्ट मीटर। ये क्या अपने पास यूनिट्स ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल, इजी, इतना समझ में आया। और ये क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से पास कर रही है, passes थ्रू द सरफेस। तो किसी सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आपने क्या ध्यान में रखना है, ये नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी नहीं दे रहा। इट मींस जो फ्लक्स है वो लाइंस के प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा लाइन, बट ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो हम फॉर्मूला करेंगे, आपको पता लगेगा इसका कैसे मीनिंग बनता है। तो इतना आपको सबकी क्लियर, तो इसको गायब कर देते हैं। इसकी थ्योरी ऑलरेडी सारा कुछ लिखवाया हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूं सो दैट आपको माइंड में रखना इजी हो और कंटिन्यूटी में हम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बनता है अगर हमने फ्लक्स को समझना है तो यहां पे देखो ध्यान से, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का। ये अपने पास एरिया है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही, ठीक है। सेकंड केस में एरिया वैसे ही है, इलेक्ट्रिक लाइन जो प्लेन से पास करा, ऐसे करके पास करा। क्लियर? तो ध्यान से देखो किस पार्ट में नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम होंगी। इससे क्या होगा अपने पास, अगर अपने पास ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को समझो, इस सरफेस से अगर ऐसे करके लाइंस जाएंगी तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। इसमें क्या है, मैक्सिमम लाइंस पास कर सकते हैं बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द नंबर ऑफ लाइंस। सिमिलरली अगर मैं इस एरिया को ऐसे कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे करके जाएंगी, तो इस थिकनेस की वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया से तो काफी कम होगी। ठीक है, तो अगर इसको नेग्लिजिबल रखते हैं तो इससे लाइंस क्या जाएंगी, मिनिमम जाएंगी। क्लियर? तो अपने पास यहाँ पे फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम, यहां से फ्लक्स क्या होगी, मिनिमम। सभी को क्लियर? अभी इसको मैथमेटिकली करते हैं, कैसे? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, कितना बनेगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अभी थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फ्लक्स क्या बनती है, ई डॉट डी एस, तो कितना बनेगा, ई डी एस कॉस थीटा। सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे अपने पास एन कैप कहां पे आएगा, अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि सरफेस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एन कैप क्या होगा, अपवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो ई डॉट डी एस इंटू कॉस 0 कितना बनता है, तो cos 0 क्या होता है, 1, तो क्या बनेगा, ई डॉट डी एस, क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो रही है, बिकॉज cos की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो cos 90 है, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो ये कितना बनेगा, ई डी एस cos 90 की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 0, दैट इज मिनिमम फ्लक्स। तो इस केस में अपने पास फ्लक्स मैक्सिमम है और इस केस में अपने पास फ्लक्स क्या है, मिनिमम है। क्लियर? डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नोट कर लो एक बार आप। ये चीजें ऑलरेडी करवाई हुई हैं तो भी एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो इसी के बेस पे करने हैं। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से कर सकते हो आप, समझने को भी कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज
गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम कहती है अगर अपने पास एक चार्ज है, चार्ज के अबाउट हमें एक गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस से जितनी फ्लक्स निकलेगी वो क्या होगी? E डॉट ds, ठीक है। जो फ्लक्स था क्या था? E डॉट ds था। बट अगर हम पूरे सरफेस की बात करते हैं, 3D सरफेस की बात करते हैं, जैसे अपने पास बॉल होती है, तो वो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो E डॉट ds किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा अपने पास 1 by epsilon टाइम्स Q। तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, कांस्टेंट होता है फॉर वैक्यूम। अगर चार्ज वैक्यूम में पड़ा है तो अपने पास ये होगा। और दिस इज कॉल्ड गॉसियन थ्योरम। स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा नहीं, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो गॉसियन थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस किसकी इक्वल होगी? 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that particular surface। क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। क्यों? ds है, ds क्या रिप्रेजेंट करेगा? सरफेस इंटीग्रेशन over a closed loop। surface integration over a closed loop of electric field is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that surface। simple, this is Gauss theorem। उसके बाद इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन है। बेसिकली क्या होता है कि हमने कंसीडर करना है जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है वो हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। वेरियस केसेस बनते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी डेरिवेशन करनी है तो सिंपल सी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये चार्ज है, गॉसियन सरफेस ली है, तो गॉसियन सरफेस क्या है? ये वाली गॉसियन सरफेस है, कितना रेडियस है? r, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ब्लू में मार्क किया दैट इज ds एरिया, स्मॉल एरिया ले लिया। ds का n कैप क्या होगा? आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, n कैप भी आउटवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितना हो रहा है? एंगल हो रहा है 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 कितना हो जाता है? cos 0 हो जाता है 1। रिपीट क्यों कर रहा हूं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ योर सिलेबस। तो अपने पास अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, मतलब हम स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं फ्रॉम दिस एरिया, ds से अगर एरिया निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो क्या बनेगा? E डॉट ds। तो E डॉट ds, ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लगेगा, कितना बनेगा? cos 0। तो कितना आएगा? E डॉट ds। किसकी वैल्यू है? स्मॉल फ्लक्स की, ठीक है। अगर अपने पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू बात करते हैं तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ d5। ये क्या है? टोटल फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस। तो अपने पास क्या होगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d5। तो इस पर्टिकुलर टर्म का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके क्या बनेगा अपने पास? E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर? इतना दो लाइन की डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है इसमें। हमने क्या किया? स्मॉल फ्लक्स निकाला ये वाली वैल्यू को, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो कंप्लीट करते हैं। E डॉट ds cos 0, E अभी एक बार लिख लिया डॉट ds, तो E को बाहर निकाल देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। ध्यान से देखो होगा क्या? जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेंगे वो क्या होगा? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q बाय, ये क्या है? वैल्यू फ्लक्स की, किसके इक्वल है? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट एरिया इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या रहेगी? s, s की वैल्यू क्या लेनी है? जितना उसका एरिया, कितना आएगा? 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by r स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी आएगी? 4 pi r स्क्वायर। 4 pi से 4 pi कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बनेगा? Q by एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन गया? फ्लक्स की वैल्यू बन गई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q by एप्सिलॉन नॉट। आई गेस अगर आप आज का लेक्चर ढंग से लगा लोगे तो आपको सारे के सारी चीजें ऐसी ही याद हो जाएंगी, ठीक है। थ्योरी में नहीं लिख पा रहा, थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये चीजें रिपीट करवा रहा हूं। तो 5e की वैल्यू क्या बनेगी? Q by एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास गॉस थ्योरम की डेरिवेशन होगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप थ्योरी नहीं लिखते, एग्जाम में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, बट अगर प्रैक्टिस करते हो तो उस मूवमेंट में हम थ्योरी नहीं लिखते, तो
थ्योरी ना लिख के आपकी 3 या 4 लाइंस में सारा का सारा आर्टिकल्स कंप्लीट हो सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो अभी नोट हो गया होगा सभी का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इसको मैं रफ कर देते हैं हम। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो समझाने के लिए मैंने स्पेशली सोचा था कि बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमें दिया हुआ है जो चार्ज है, 3 केसेस लेता हूं, 3 टाइप के बॉक्स ले लेते हैं। तीन टाइप के बॉक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं चार्ज को सेंटर पे प्लेस कर रहा हूं, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूं चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन जैसे करके देखूं, पॉजिटिव चार्ज है, देखिए आउटपुट है। सेकंड वाले केस में मैं इस सरफेस के टॉप पे प्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, इससे आधा चार्ज ऊपर रहेगा, ठीक है, आधा चार्ज आउटवर्ड हो गया, जिसको हम फेस पे बोल सकते हैं, और हाफ चार्ज क्या हो गया, नीचे आएगा इसके, ये वाला चार्ज क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, एंड इसको हम थर्ड बोल देते हैं। थर्ड केस में क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, मैं चार्ज को उसके कॉर्नर पे प्लेस कर रहा हूँ, जिसको हम एज भी बोल सकते हैं, तो कॉर्नर पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम एप्पल को काटते हैं वही चीज है। तो होगा क्या, हमने चार्ज की कंट्रीब्यूशन देखनी है इस बॉक्स में कितने हैं। अभी ये चार्ज कंप्लीटली इस बॉक्स के अंदर है, तो इस पूरे बॉक्स से टोटल फ्लक्स क्या होगी, चार्ज बाय एप्सिलॉन, दिस इज कंप्लीट फ्लक्स। क्लियर इतना, ठीक है। सिमिलरली इस बॉक्स की अपने पास कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स, सभी को बताने चाहिए। तो फ्रॉम ईच साइड क्या बनेगा, ईच साइड क्या बनेगा, टोटल बाय 6, टोटल बाय 6 क्या बनता है, क्यू बाय एप्सिलॉन 1/6। ये क्या बनेगा अपने पास, फ्लक्स फ्रॉम ईच साइड, ठीक है, दैट इज 1/6 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से देखो, चार्ज का 1/2 हिस्सा नीचे है, जो इसके नीचे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और 1/2 हिस्सा अपर है। तो अगर मेरे को इसको कंप्लीट करना होगा तो मेरे को एक और बॉक्स लगाना होगा, या फिर समझो इस पूरे बॉक्स में चार्ज की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/2, तो कितनी है 1/2, तो फ्लक्स टोटल बॉक्स से कितनी होगी, 1/2 टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन, जो अपने पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। जितना चार्ज इनसाइड होगा वही चार्ज लेना है, कितना चार्ज इनसाइड है 1/2, तो 1/2, तो ईच साइड से कितना बनेगा, ईच साइड से कितना बनेगा, 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ये वाली है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन। तो ये बन गया फ्लक्स फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड से कितनी है 1/6 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर। अब ये दो बेसिक केस हो गए। थर्ड केस क्या बनता है, कॉर्नर वाला। कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, अगर अपने पास कोई, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, अगर अपने पास कोई बॉल है, ठीक है, बॉल को कॉर्नर में फिक्स करता हूं, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। अगर मैं बॉटम को ड्रॉ किया, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स हो गए अपने पास, 4 साइड्स बन गई। ध्यान से देखो, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन बाहर को भी लाना पड़ेगा, ऐसे बोल देते हैं हम, अगर क्लियर करना है। वैसे वही बोल रहा हूं मैं, ये आपका सॉलिड स्टेट का केमिस्ट्री का आएगा, अभी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज होगी, ये वाली चीज है, ठीक है। अब ये वाली चीज जो आई है, इसको हमने कैसे विजुलाइज करना है।
आप कॉर्नर देखो, कॉर्नर अगर मैं एक स्फीयर के ऐसे करके हिस्से करता हूं, एक तो 4 साइड ये हो गई, ठीक है, एक ऊपर से भी हिस्सा करता तो कितने हिस्से हो जाएंगे 8। तो जो चीज कॉर्नर पे होती है ना उसकी 8 टाइम्स होती है। कैसे? अगर मैं इसको करना है तो इसको मेरे को तो एक ऐसे करना पड़ेगा, एक 2 नंबर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अपने पास बॉटम के लिए, इस पूरे स्फीयर के बॉटम के लिए 4 हिस्से हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए। और अगर जो हाफ पोर्शन तो आएगा नीचे, अगर यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो गए, इट मीन्स 4 बॉक्सेस और ऊपर करने पड़ेंगे। तो स्टेप समझो, यहाँ पे 4 बॉक्सेस में जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, कितना कितना है अपना हिस्सा, 1/2 हिस्सा है इसका, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। बॉटम वाले कितने 4 है, 4 में कितने हिस्से 1/4। तो अपने पास 1 बॉक्स में कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स में होएगा 1/4 टाइम्स जो टोटल टर्म है, टोटल कितनी है क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास क्या बन जाता है, एक बॉक्स से इतना हिस्सा बन जाता है। क्लियर? बस एक बॉक्स से आगे तो 1 साइड से कर सकते हैं। यहां से फ्लक्स ईच साइड की क्या बनेगी, उसको क्या करेंगे हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/6 टाइम क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? सभी को क्लियर? सिंपल। तो ये चीज आपको इमेजिन करनी पड़ेगी कि अगर अपने पास कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे क्या होता है अपने पास, अगर हम 4 बॉक्सेस नीचे को करते हैं तो जाके हाफ पोर्शन बनेगा। इट मींस इसके इक्विवेलेंट हमें ऊपर को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज इमेजिन ही करनी पड़ती है, जबकि पहले डिस्कस हो चुका है, बट यस वी विल डिस्कस अगेन हियर। उसके बाद अपने पास बनता है, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक अपने पास होता है शेल। शेल क्या होता है, होलोस्फीयर, खाली बीच में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कौन सा होगा, कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो कंडक्टिंग स्फीयर इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ होलो शेल। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास जो चार्ज होता है सारा साइड्स पे आ जाता है। तो अगर शेल के ऊपर चार्ज है, सिर्फ मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस r है, ठीक है। सिमिलरली अपने पास एक है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, तो सारे के ऊपर चार्ज होगा। दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो हमने 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर हम इसके सेंटर में देखते हैं, गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इनसाइड चार्ज कितना है, 0। अगर चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इट मींस होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, अगर हम सरफेस पे बात करते हैं तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा k क्यूब बाय r स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अगर हम आउटसाइड बात करते हैं, रेडियस r है, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला k क्यूब बाय r स्क्वायर, बट यहाँ पे r क्या होगा, ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। मतलब जो स्मॉल r है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो अपने पास गॉसियन सरफेस है वो शेल के आउटसाइड। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर सरफेस की बात करते हैं एंड आउटसाइड की बात करते हैं, वहां पे सेम चलेगा k क्यूब बाय r स्क्वायर। अगर आउटसाइड देखा तो क्या बन गया, k क्यूब बाय r स्क्वायर। बस फर्क क्या है, दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R। अगर इनसाइड गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है तो इनसाइड के लिए क्या बनेगा अपने पास, k क्यूब बाय r क्यूब r। तो ये बनता है इनसाइड के। तो इनसाइड क्या होता है, r के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्मॉल r लेते हैं। ठीक है, रेडियस इतना नहीं होगा, रेडियस इतना होगा। अंदर अगर हमने किसी पॉइंट पे देखना है तो अपने पास फॉर्मूला ये, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या बनता है अपने पास, दिस इज लाइक दिस एंड दिस। तो ये क्या अपने पास r इज इक्वल टू r है, r बढ़ रहा है, e इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, e इज प्रोपोर्शनल टू r, और इस पॉइंट पे e इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कैपिटल R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फॉर सॉलिड स्फीयर। अगर हम होलो स्फीयर की बात करेंगे तो ग्राफ तो सिमिलर होगा, ग्राफ सिमिलर के साथ क्या होगा, ऐसे करके होगा, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो E R, यहाँ पे R किसके इक्वल है, कैपिटल R के। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, इस पॉइंट पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को, सिंपल, ये रिपीट ही करना था और कुछ नहीं है। फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फ्लक्स वाले। ध्यान से समझना, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम डिस्कस, अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे अपने पास गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप के लिए, ठीक है, विजिबल है सभी को, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास हमने फाइंड करना है टोटल फ्लक्स। लेट्स से ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो हमने एक तो टोटल फ्लक्स फाइंड करनी है, एक हमने फाइंड करनी है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के थ्रू कितनी फ्लक्स होगी, यही हमने दो चीजें फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, डिफिकल्टी है। सबसे पहले हमें सरफेस के पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे? लेट्स से दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस एंड दिस इज थर्ड सरफेस। मतलब जो सिलेंडर का लेफ्ट एंड राइट पोर्शन है, दैट इज फ्लैट पोर्शन जो होता है, उसको हमने फर्स्ट एंड सेकंड का। जो अपना कर्व पोर्शन है उसको हमने कहा थर्ड। तो जो अपना एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है? आउटवर्ड। जो अपना एरिया वेक्टर होता है वो होता है आउटवर्ड। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड। सभी को क्लियर? ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेंशन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? आउटवर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जहां पे वो एक्सटर्नल है, बिकॉज दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे आएगा? इस साइड को। ठीक है। तो अपने पास तीन जगह बन गई। कंप्लीट सिलेंडर इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में क्या है? फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स थ्रू सेकंड पार्ट, इसको ढंग से समझ लेना, फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट, क्योंकि यही आपका बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे E डॉट ds cos कितना एंगल है? n कैप एंड E के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या आएगा? 180 डिग्री होगा। cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है अपने पास -1, तो क्या आएगा? -E डॉट ds। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट सरफेस से कितना बना? -E ds। सेकंड सरफेस से कितना बनेगा? सेकंड सरफेस में E एंड N के कैप के बीच में एंगल कितना है? 0, तो क्या बनेगा? E डॉट ds cos कितना एंगल? 0, तो कितना बन गया? E डॉट ds। क्लियर सभी को? ठीक है। थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला इजी है। कैसे इजी है? अपने पास E डॉट ds cos, अगर थर्ड पोर्शन में एंगल देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 90। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। तो थर्ड सरफेस से फ्लक्स कितनी होगी? 0। तो हम अपने पास कर्व सरफेस से फ्लक्स कितनी होगी? 0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्लियर सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, लेफ्ट से राइट साइड है, कितनी वैल्यू? E वेरिएबल में है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो टोटल क्या आएगा? टोटल होगा 1 + 2 + 3। तो 1 कितना है? -EDS, 2 कितना है? +EDS, 3 कितना है? 0। टोटल कितना हो गया? 0। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी बॉडी को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें टोटल फ्लक्स कितनी होती है? 0, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से एंटर कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही। तो इसके अंदर कितनी लाइंस रहेगी? कोई लाइंस नहीं रहेगी। अगर कोई लाइन नहीं रह रही है, बीच में रिमेन नहीं कर रही, रिटेन नहीं कर रही है, तो फ्लक्स कितनी यहाँ पे? टोटल 0। मैथमेटिकल पोर्शन देखना है, ये दो मेथड है, 1 to 3 सरफेस के थ्रू। ठीक है। मतलब हमने सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट फ्लैट सरफेस, सेकंड फ्लैट सरफेस, थर्ड कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के साथ एंगल 90, फर्स्ट सरफेस के साथ एंगल 180, थर्ड सरफेस सेकंड सरफेस के साथ एंगल कितना है? 0। तीनों को मैथमेटिकली सॉल्व किया, आंसर कितना है? 0। वैसे याद रखने को क्या है, जब किसी बॉडी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जितनी लाइंस उससे एंटर करती हैं उतनी ही लीव्स करती हैं वहां से, उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 0, जो अपने पास आंसर। तो आपको याद रखना है, बिकॉज ये आपका रिजल्ट बहुत बार यूज होगा। ठीक है। ये एक नया पॉइंट बन गया अपने को। क्लियर सभी को? आई होप समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा आपने।
देखिए इसके साथ का एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजी लगेगा आपको। अपने पास एक हेमिस्फीयर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हुआ, ठीक है। हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि अपने पास लेट्स से हम दो सरफेस में डिवाइड करते हैं, एक तो फ्लैट सरफेस फर्स्ट, ठीक है, इसका लेट्स से हम बोल देते हैं रेडियस आर है, गिवन है, एक कर्व सरफेस सेकंड। फर्स्ट सरफेस में जो एन कैप होगा वो तो आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया होता है एरिया क्या आउटवर्ड होता है। बट जो सेकंड सरफेस है, कर्व सरफेस है, वहां पे सभी जगह पे अपने पास एन कैप क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, अगर सभी सरफेस पे एन कैप चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली पंगा तो होगा। क्यों, हमें पता ही नहीं है कौन सी पर्टिकुलर जगह पे हमने गॉस थ्योरम लगानी है, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट लेके करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। सबसे अच्छा मेथड क्या है, अभी हमने क्या किया, अभी जो किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉडी को प्लेस किया, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी, 0। इतना क्लियर, जितनी एंटर की उतनी बाहर निकली, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। अभी इस टोटल फ्लक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, ठीक है। फर्स्ट सरफेस क्या है, फ्लैट सरफेस, सेकंड सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस। तो φ1 निकाल लेते हैं, φ1 कितना आएगा, E डॉट ds cos, कितना एंगल होगा, n कैप एंड E के बीच में 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन में है, n कैप डाउन में है, तो कितना हो जाएगा, E डॉट ds, किसकी वैल्यू है, φ1, ठीक है। तो क्या बनेगा अपने पास, 0 इज इक्वल टू E डॉट ds प्लस φ2, तो φ2 कितना बन जाएगा, माइनस टाइम E डॉट ds, यही आपका आंसर है। ds की चाहे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी वैल्यू हो सकती है, yr, जो अपने को डायग्राम से विजिबल है, बिकॉज जो अपने पास जो बॉटम सरफेस है ये वाली, ये सरफेस फ्लैट सरफेस, सर्कुलर सरफेस। क्लियर सभी को, इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, कंटिन्यूटी में अगर अपने पास एक गॉसियन सरफेस कोई भी है, वहां पे अंदर में एक 1 कूलम चार्ज प्लेस है, तो इस पर्टिकुलर सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या होता है अपने पास, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं। Q कितना है, 1, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, जो भी आप सॉल्व कर लो, 1 डिवाइड बाय 8.854 इंटू 10⁻12, और फ्लक्स के यूनिट्स क्या थे, वोल्ट मीटर, ठीक है, क्लियर। या फिर क्या थे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास वैल्यू बनेगी, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर सभी को, नेक्स्ट अपने पास आर्टिकल ही बनता है, ठीक है। 2 आर्टिकल्स है, उसके बाद अपनी कंटिन्यूटी में थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग है, फिर चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो जाएगी, तो इसका मैथमेटिकल पोर्शन डिस्कस करना रह जाएगा, ठीक है। तो अपने पास हेडिंग बनती है, हेडिंग कर लो आर्टिकल की, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट infinite wire which is यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है, देख लो कैसे, ऐसे इनफाइनाइट वायर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, हमने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। तो
अभी ये क्या है अपने पास, लाइन सोर्स ऑफ चार्ज है। तो लाइन सोर्स ऑफ चार्ज के लिए कौन सी गॉसियन सरफेस होती है? द गॉसियन सरफेस वुड बी सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप होगी। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर, थ्योरी भी दिखाऊंगा, कंसीडर an infinite wire which is uniformly charged, तो उसके बाद क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना है। लेट Gaussian surface is cylindrical in shape, of radius, बुक वाली लैंग्वेज है, r and लेंथ r। आप साथ साथ में नोट करते रहो, बिकॉज मेरे को अभी फिर इसको रबिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास इसकी लेंथ कितनी है, l है, रेडियस कितना है, r है। साथ साथ में आप नोट कर लो। क्लियर, सभी को क्लियर इतना? ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं, तो हमने अभी यह लेट किया है कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज होगा उसको हमने ले लिया क्यू। तो हमने क्या लेट किया, क्यू है जो चार्ज इनसाइड है, मतलब टोटल चार्ज जितना मर्जी है मैटर नहीं करता, इसके इनसाइड वाला चार्ज क्यू लेट किया है, सच दैट यहाँ पे गॉसियन सरफेस आएगा। ठीक है, सच दैट लैम्डा करेंगे हम, लैम्डा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अपने पास क्यू की वैल्यू कितनी बनेगी, क्यू की वैल्यू देगी लैम्डा टाइम्स एल, दैट्स इट। क्लियर, नोट कर लियो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। निचली वाली साइड को छोड़ रहा हूं मैं, आप नोट कर लो आराम से। ठीक है, तो अपने पास बनता है, नेक्स्ट हो जाएगा अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो अगर यहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, फाई ई। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वी कैन डिवाइड द एंटायर टर्म, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ई डॉट ds किसके इक्वल होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। वही हो गया चीज, फर्स्ट पार्ट का एन कैप लेफ्ट साइड के आउटवर्ड, सेकंड पार्ट का एन कैप कहां पे होगा, वो भी आउटवर्ड होगा, थर्ड पार्ट का एन कैप कहां पे होगा, यहाँ पे कर देते हैं, वो भी आउटवर्ड। तो सरफेस के तो आउटवर्ड हो गया, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आउटवर्ड, जिसकी वजह से एंगल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, आउटवर्ड, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कितना बनेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90। यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल कितना आ जाएगा, 90, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर टर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। E डॉट ds फर्स्ट, E डॉट ds। अभी आपने ध्यान में क्या रखना है, जो पहले हम क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, वो अभी क्या कर रहे हैं, ओपन इंटीग्रेशन है, क्योंकि सरफेस को ओपन कर दिया। ठीक है, दिस इज थर्ड पार्ट। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है,
फर्स्ट पार्ट में अपने पास एंगल कितना है 90, तो क्या बनेगा E डॉट ds cos 90 प्लस सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड पार्ट हमने फ्लैट सरफेस लिया तो एंगल कितना है 90, तो क्या बनेगा E डॉट ds cos 90, इंटीग्रेशन कर देते हैं प्लस थर्ड पार्ट में कितना है E डॉट ds cos 0, इसके इक्वल होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर सभी को? तो इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी बनेगी 0, इसकी कितनी बनेगी 0, इसकी कितनी बनेगी E डॉट ds, तो किसके इक्वल बनेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा तो जो हमने एरिया लिया ds वाला, ठीक है, वो कितना आएगा उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इतने से क्वेश्चन में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो E इंटू ds करेंगे। अभी ये जो ds है ये क्या अपने पास थर्ड का एरिया, थर्ड कौन सी है कर्व सरफेस, तो थर्ड क्या है यहाँ पे कर्व सरफेस, इसके इक्वल है q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इंटू ds का इंटीग्रेशन s एरिया की वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई r है, किसके इक्वल होएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। q कितना यहाँ पे हमने लिया था, q लिया था हमने फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा इनटू l से l कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बन गई फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्ट्रेट वायर कैरिंग चार्ज q। सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने सिलेंड्रिकल सरफेस ली, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री तो फ्लक्स कितनी होगी 0, सिर्फ फ्लक्स होगी कर्व सरफेस की वजह से। कर्व सरफेस की वजह से अपने पास एरिया क्या आ गया, कर्व सरफेस का क्या होता है 2 पाई rl, तो 2 पाई rl पुट करके अपने पास आंसर क्या बन गया लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इससे अपने को पता क्या चलता है कि अगर अपने पास लाइन चार्ज है, ठीक है, तो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, देख लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो अपने पास E किस पे डिफाइन कर रहा है 1 बाय r। ठीक है, इसको कैपिटल R बोल दो स्मॉल r बोल दो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर, सिंपल, इजी। तो आर्टिकल में कुछ है नहीं खास, अगर आपको गॉसियन थ्योरम समझ में आ गई, उसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई, तो ये आर्टिकल तो काफी इजी है, यू विल बी हैप्पी टू डू दिस, आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट बनता है अपने पास आर्टिकल, ठीक है।